नमस्कार। आज की इस गहरी चर्चा में हम हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही खास और संवेदनात्मक रचना पर बात करने वाले हैं। हाँ, रचना का नाम है खादी का फूल। बिल्कुल। और हमारे पास आज जो स्रोत है वो सिर्फ इस कहानी के सारांश को ही नहीं बल्कि इसके बहुत ही गहरे सामाजिक संदेशों का भी विश्लेषण करते हैं। सही कहा। आज का हमारा जो मिशन है वो सिर्फ एक साहित्यिक कहानी को पढ़ना नहीं है। मतलब हमें समझना चाहते हैं कि कैसे कपड़े का एक साधारण सा टुकड़ा, मेरा मतलब है खादी, वो त्याग और राष्ट्रीय स्वाभिमान का इतना शक्तिशाली प्रतीक कैसे बन गया। हाँ, और अक्सर ना हम लोग ये मान लेते हैं कि समाज में कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत बड़े कदमों की ही आवश्यकता होती है। भारी भीड़ या किसी बहुत आक्रामक क्रांति की। बिल्कुल। लेकिन आज की जो कहानी है वो दिखाती है कि छोटे छोटे प्रतीक भी कितना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा उस समय के ऐतिहासिक माहौल को समझते हैं। ये वो दौर था जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आग हर तरफ फैली हुई थी। हाँ, मतलब विदेशी वस्त्रों का पूरी तरह से बहिष्कार हो रहा था उस समय। एकदम चरम पर था। चौराहों पर मैनचेस्टर और लैंकाशायर की मिलों से आए जो महंगे रेशमी और चमचमाते कपड़े थे ना, उनकी होलियां जलाई जा रही थी। और हर तरफ बस खादी अपनाने की एक बहुत बड़ी लहर थी। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो उस दौर में खादी पहनना सिर्फ फैशन या कपड़े का चुनाव नहीं रह गया था। ये सच में एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया था। बिल्कुल। खादी राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता बयान बन चुकी थी। मतलब ये सिर्फ तन ढकने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव भी था। अंग्रेजों ने अपनी मशीनों से बने सस्ते और एक जैसे कपड़ों से भारतीय बाजार को पूरी तरह पाट दिया था। और लोग बुनियादी जरूरतों के लिए भी उन पर निर्भर हो गए थे। ये है, वही श्रेष्ठ है। ऐसे में चरखा उठाना और खुद सूत काटना सच में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। क्योंकि ब्रिटिश मिलों का कपड़ा भले ही चमकदार था लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। हाँ, और चरखे से काटा गया सूत भले ही खुरदरा हो, धीमा हो, लेकिन उसमें इंसान की मेहनत शामिल थी। वो पूरी तरह से अपना था। एकदम सही। यौन मानसिक बेड़ियों को तोड़ने का एक तरीका था जो औपनिवेशवाद ने पहनाई थी। तो चलिए अब इस कहानी के मुख्य हिस्से पर आते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस कहानी के केंद्र में कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साधारण सा परिवार है। हाँ, एक आम परिवार, जहां एक छोटा सा बालक अपनी माँ से एक बहुत ही अनोखी मांग करता है। वो खेलने के लिए कोई खिलौना या मिठाई नहीं मांगता। नहीं, वो जिद करता है कि उसे खादी के कपड़े से बना एक फूल चाहिए। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या उस छोटे से बच्चे को सच में स्वदेशी या साम्राज्यवाद जैसे भारी शब्दों का मतलब पता था? मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ अपने घर और आस पड़ोस के माहौल की एक मासूम सी नकल थी। हाँ, और यही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी ताकत थी। जब कोई आंदोलन सिर्फ नेताओं के भाषणों तक सीमित रहता है तो उसका असर भी एक दायरे में बंधा रहता है। लेकिन एक छोटे बच्चे का अपनी माँ से खादी का फूल मांगना ये साबित करता है कि वो लहर अब घरों के भीतर तक पहुंच चुकी थी, रसोई घरों तक और आने वाली पीढ़ी की सोच तक। बच्चा राजनीति के पेज भले ना समझे, लेकिन वो सामूहिक भावना को महसूस कर रहा था। उस गर्व को जो खादी पहनने वालों के चेहरों पर झलकता था। बिल्कुल, वो उस बड़े बदलाव का हिस्सा बनना चाहता था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब वो बच्चा ये अनोखी मांग करता है तो उसकी माँ क्या करती है? वो बाजार जाकर कुछ नया नहीं लाती। हाँ, हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि वो अपने पुराने खादी के वस्त्र से एक सुंदर सा फूल बनाकर बच्चे को दे देती है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है उस पुराने वस्त्र का विवरण। मतलब उसने नए कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। नहीं, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति को तो दिखाता ही है, साथ ही उनके गहरे समर्पण का भी प्रतीक है। क्योंकि उस समय खादी अपनाना आसान नहीं था। महिलाओं ने अपने कीमती और मुलायम कपड़े जला दिए थे और खुरदुरी खादी अपना ली थी। उस पुराने कपड़े से बने फूल में कोई बाहरी चमक दमक नहीं थी, बाजार जैसी कोई परफेक्शन नहीं थी, लेकिन उसमें सादगी और त्याग की महक कूट कूट कर भरी थी। बाहरी चमक दमक के बिना भी वो फूल अमूल्य बन गया था, क्योंकि वो एक सच्चे त्याग की कहानी कह रहा था। और उस पुराने कपड़े में बुनी हुई भावना का असर उस बच्चे पर भी साफ दिखाई देता है। हाँ, वो उस फूल को पाकर जो खुशी महसूस करता है वो किसी भी महंगे खिलौने से कहीं ज्यादा है। वो उसे कहीं छिपाकर नहीं रखता, वो उसे पहनकर बड़े फख्र के साथ अपने स्कूल जाता है। एक बच्चे के लिए वो पुराना और खुरदरा कपड़ा ही उसकी असीम गर्व की वजह बन जाता है। और जब वो स्कूल पहुंचता है तो समाज के लोग, दूसरे बच्चे और शिक्षक
उस फूल को देखते हैं। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि देखने वाले लोग उस फूल में केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं देखते। वो उसमें देशभक्ति और आत्मनिर्भरता की भावना को महसूस करते हैं। एक छोटे से बच्चे के सीने पर लगा वो फूल पूरे समाज के सामने एक बिना शब्दों वाली प्रेरणा बन जाता है। ये सच में बहुत गर्व का क्षण है और ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा कदम दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है। हरिवंश राय बच्चन जी का मुख्य संदेश भी यही है। सच्ची सुंदरता बाहरी चकाचौंध या आउटवर्ड ग्लैमर में नहीं होती, वो सादगी और त्याग में होती है। बिल्कुल। जब कोई साधारण सी चीज किसी बड़े मकसद से जुड़ जाती है तो उसकी बाहरी बनावट मायने नहीं रखती। जैसे दांडी मार्च के दौरान एक मुट्ठी नमक सिर्फ खाने की चीज नहीं रह गया था। एकदम सटीक उदाहरण है। ठीक वैसे ही ये छोटा सा खादी का फूल सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था। यहाँ लोग उस खुरदरे और पुराने कपड़े का सच्चे मन से सम्मान कर रहे थे, समाज के पैमाने बदल रहे थे। बच्चन जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि मूल्य वस्तु में नहीं बल्कि उस भावना में होता है जिससे वो वस्तु जुड़ी होती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब आज हम उस दौर में तो नहीं जी रहे हैं, परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। सही बात है। ऐसे में ये कहानी आज के इस मॉडर्न तेज रफ्तार वाले दौर में क्यों मायने रखती है? ये सवाल इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानी आज के समय में हमें सिखाती है कि देश प्रेम और स्वदेशी दिखाने के लिए हमेशा बड़े या आक्रामक कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। हमें हर दिन किसी मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी रोजमर्रा की सादगी, हमारे छोटे छोटे चुनाव और छोटे प्रतीक भी हमारे मूल्यों और देशभक्ति को गहराई से प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि आज के समय में फास्ट फैशन को छोड़कर किसी स्थानीय कारीगर के बनाए कपड़े खरीदना, या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक की जगह कोई सादा और टिकाऊ विकल्प चुनना। ये सभी हमारे आज के स्वदेशी आंदोलन का ही हिस्सा है। स्रोत भी इसी ओर इशारा करते हैं कि आज के उपभोक्तावादी दुनिया में जानबूझकर सादगी को चुनना बहुत बड़ा कदम है। स्वदेशी हमेशा से एक मानसिकता रही है, अपनी जड़ों पर गर्व करने की और अपनी जिम्मेदारी निभाने की। उस माँ का अपने पुराने कपड़े से फूल बनाना इसी मानसिकता का सबसे शुद्ध रूप था। सीमित संसाधनों में भी उसने इतना शक्तिशाली प्रतीक गढ़ दिया। ये हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों में भी असीमित प्रभाव पैदा किया जा सकता है। तो अगर आज के मुख्य बिंदुओं का सारांश निकालें तो खादी स्वदेशी का बहुत बड़ा प्रतीक है। सादगी में ही असली सुंदरता है। और सबसे बड़ी बात कि छोटे प्रतीक देशभक्ति की बड़ी कहानियां कह सकते हैं। एक साधारण सा फूल भी बड़े से बड़ा संदेश दे सकता है। बिल्कुल। और इसी बात से मैं एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा का अंत करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। इस कहानी में तो खादी का फूल देशभक्ति और त्याग का प्रतीक था, लेकिन आज की इस आधुनिक और उपभोक्तावादी दुनिया में जहां हर तरफ केवल बाहरी चमक दमक है, हमारा अपना खादी का फूल क्या हो सकता है? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। ऐसा कौन सा साधारण और सादा विकल्प है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं, जो बिना एक भी शब्द कहे हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे गहरे मूल्यों का प्रतीक बन सके? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने दैनिक जीवन और अपनी आदतों पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। अपने फैसलों में सादगी ढूंढना ही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। सादगी और स्वाभिमान के जिन पहलुओं पर आज रोशनी डाली गई, वे आगे भी कई नए विचारों को जन्म देंगे। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने उस खादी के फूल की तलाश जारी रखिए। नमस्कार।